डायबिटीज मेलिटस बहुत ही कॉमन बीमारी है। समाज में इससे काफ़ी लोग प्रभावित रहते हैं। बहुत ही जनरल है डायबिटीज मेलिटस और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो सबसे पहले डायबिटीज मेलिटस क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसको जानने के प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि डायबिटीज मेलिटस जो है एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जिसमें कि पैनक्रियाज ये यहाँ शो किया गया है कि डिओडेनम के ये जो है पैनक्रियाज यहाँ होता है और पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। और ये दिखाया गया इंसुलिन का जो मुख्य है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, तो ये इंसुलिन रिसेप्टर ये शो किया गया है। तो इसका पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होना या बिल्कुल बंद होना, इरेगुलर होना, ये सब डायबिटीज मेलिटस के कारण होते हैं। डायबिटीज मेलिटस को दो भाग में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में देखेंगे पैनक्रियाज फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, यानी इंसुलिन का बिल्कुल सिक्रीशन यहाँ जो है क्रॉस किया हुआ है, बंद यहाँ शो किया गया है। तो बंद शो करने का मतलब एक साथ ये नहीं होता है, सबसे पहले धीरे धीरे डिमिनिश होना शुरू होता है, कमना शुरू होता है और बिल्कुल फिर बंद हो जाता है। तो इस अवस्था में बिल्कुल जब बंद हो जाता है तो इस अवस्था में जो है बाहर से इंसुलिन देना होता है, इसलिए इसे जो है टाइप 1 को जो कहा जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, क्योंकि बाहर से इंसुलिन देना अनिवार्य है, इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। टाइप 2 जो है वो इसमें इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, बिल्कुल बंद नहीं होता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट क्वांटिटी में सिक्रीशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का जो है सही ढंग से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और ग्लूकोज लेवल ब्लड में कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो या फिर इसका ये भी कारण होता है कि सेल जो है फेल टू रिस्पॉन्ड इंसुलिन प्रॉपरली, इंसुलिन है भी तो सेल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तो ये सब कारण है। वो चीज़ें यहाँ इस डायग्राम में भी देखिए शो किया गया है कि बिल्कुल टाइप 1 में जो है नो इंसुलिन, बिल्कुल इंसुलिन है ही नहीं, देखिए ग्लूकोज ये रन कर रहा है, इंसुलिन नहीं है, ये चीज़ें हैं। टाइप 2 में देखिए जो है डायबिटीज सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन, इंसुलिन के प्रति सेल का रिस्पॉन्स, इंसुलिन निकल रहा है, कम निकल रहा है, पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल रहा है, सेल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सही ढंग से। तो ये टाइप 2 का जो है कारण ये शो किया गया है। टाइप 2 का देखिए इस डायग्राम में भी वही चीज़ शो किया गया है कि टाइप 2 में चूँकि पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन निकल रहा है, तो इंसुलिन जब ये देखिए ये इंसुलिन निकल रहा है, कम मात्रा में निकला, चलिए इंसुलिन निकला, फिर जो है ये सेल पर जो है ये जो है इंसुलिन रिसेप्टर है, देखिए ये और ये जो है इंसुलिन रिसेप्टर है, यहाँ से देखिए इंसुलिन इंटरेक्ट हुआ, इसके बाद फिर यहाँ इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यहाँ है, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में जो है ये रास्ता चैनल जो है ये यहाँ बंद है, यहाँ ये चैनल खुला, फिर यहाँ से ये जो है अंदर जो है प्रवेश किया, फिर अंदर इसका जो है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और इस तरह से क्रियाएं होती है। ये चीज़ जो है ये मसल सेल में जो है ऑक्सीडेशन होता है, तो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये देखिए क्रॉस किया जो है यहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ थोड़ा सा और स्पष्ट किया गया है, हाउ डज इंसुलिन वर्क, वो चीज़ अभी हम बताएं कि इंसुलिन है, ये रिसेप्टर है, इंसुलिन रिसेप्टर है। अब ये रिसेप्टर और ग्लूकोज चैनल, ये चैनल का रास्ता देखिए यहाँ ब्लॉक है, चैनल का रास्ता जो है ये ब्लॉक है। तो जब ये होता है इंटरेक्शन और सही ढंग से होता है, तो ये रास्ता जो है देखिए जो है ओपन होता है, देखिए यहाँ था क्लोज, यहाँ देखिए ओपन हो गया, तो यहाँ से ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है वो इसके अंदर से फिर सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये सिंपल प्रक्रिया है
और ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ मेल्टस के बारे में और भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो है देखते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि इट इज़ ए वन ऑफ द कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, इंसुलिन सिक्रीशन इरेंस्ड लीडिंग टू डिस्टर्बेंस ऑफ कार्ब। देखिए डिस्टर्बेंस मुख्य रूप से पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोटीन और लिपिड सारे मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप 1 टाइप 2 के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन टाइप 1 को जो इंसुलिन डिपेंडेंट कहा जाता है, बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेल्टस, इसलिए शॉर्ट में IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेल्टस, या इसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी कहा जाता है। तो एक विभिन्न नाम है। टाइप 2 जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इसमें इंसुलिन की बाहर से अर्जेंट आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन इंसुलिन दिया जाता है टाइप 2 में भी, लेकिन अर्जेंट आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए लिखा हुआ है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेल्टस NIDDM और मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज, ये जो है सो। तो यहाँ जो है देखिए टाइप 1, हम टाइप 2 के बारे में डिस्कस करें। टाइप 1 जो है वो इनसफिशिएंट इंसुलिन, पहले इनसफिशिएंट होता है फिर बिल्कुल ही बंद हो जाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैनक्रियाटिक इजलेट बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन। हम अभी बताए थे कि पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय होने के कारण, नष्ट होने के कारण जो है एब्सोल्युटली डिफिशिएंसी हो जाता है। द ऑनसेट ऑफ डिजीज इज जनरली इन यूथ, जनरली ये यूथ में होता है। इट कैन ऑकर, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है। पेशेंट हैव डिपेंडेंस ऑन डेली इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्वाइवल। व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बाहर से इंसुलिन की आवश्यकता होती है। तो इंसुलिन जो है इंट्राडर्मल सबक्यूटेनियस दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो है, ये वही चीज़ जो है रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर से इंटरेक्शन हो रहा है। ये चैनल अभी क्लोज है, फिर ये ओपन होता है, यहाँ से एंट्री होता है। तो ये चीज़ें जो है, ये टाइप 1 डायबिटीज का ये चीज़ यहाँ शो किया गया है। और हम सूचना इसके बारे में इन जनरली मोस्ट कॉमन और जो है टाइप 2 होता है। तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये कारण अगर हम लोग जानेंगे तो इसे बचा सकते हैं, हम दूसरे को भी एडवाइस दे सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना जरूरी है। अगर हाई ब्लड प्रेशर लंबे टाइम तक रहेगा तो डायबिटीज़ टाइप 2 प्रिसिपिटेट हो सकता है। तो ये थे हाई ब्लड प्रेशर, ये फिगर दिखा है हाई ब्लड प्रेशर का, ये फिगर हाई ब्लड प्रेशर। तो ये दोनों चीज़ है। पैनक्रियाटिक डिजीज, पैनक्रियाज में अगर डिजीज हो जाए तो जैसा कि हम अभी डिस्कस किए थे कि पैनक्रियाज के इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में 2 प्रकार का सेल होता है, अल्फा बीटा। तो बीटा से इंसुलिन निकलता है, तो अगर उसमें ही बीमारी होगा तो वो नष्ट होता चला जाएगा, बीटा सेल इरिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तीसरा कारण ओबेसिटी जो है, सभी ओबेसिटी हम लोग सभी जानते हैं, ओवरवेट होता है। तो ओवरवेट होना ये भी कारण हो सकता है। देखिए यहाँ ओवरवेट शो किया गया है, ज़्यादा स्टैंडर्ड मानक जो वेट होना चाहिए प्रत्येक एज में उससे अधिक होना ओबेसिटी कहलाता है। चौथा जो बहुत कॉमन है और आज के भाग दौड़ के टाइम में ये बड़ा स्वाभाविक हो जाता है, स्ट्रेस, तनाव में रहना, तनावग्रस्त रहना, चिंता में रहना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा ज़िंदगी यद्यपि भाग दौड़ का है, लेकिन फिर भी हम तनाव मुक्त ज़िंदगी रहें, बिताएं, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा स्ट्रेस में रहने से भी जो है, ये स्ट्रेस का देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, स्ट्रेस में रहने से भी ये चीज़ें और एग्रीवेट होगा, बढ़ेगा। फिर एक होता है जेनेटिकली जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है। आप किसी भी व्यक्ति विशेष के दादा परदादा पिता में है तो वहाँ से जीन जो है कैरी करता हुआ उसका तो हो सकता है। तो इसलिए जो है डीएनए में ही जीन होता है, इसलिए जेनेटिक जो है ये यहाँ जो है शो किया गया है। एज के कारण ये एज फैक्टर भी है। अनहेल्दी फूड जो है बैलेंस होना चाहिए, डाइट जो है रेगुलर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर वो अनहेल्दी है तो अनहेल्दी जो है तो वो एक अनहेल्दी फूड जो है ये कारण हो सकता है। और लास्ट में सेडेंटरी लाइफ स्टाइल,
बहुत ही आराम तलबी जो लाइफ स्टाइल होता है, तो जिसमें एक्टिविटी नहीं के बराबर या बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी होना जो है, सक्रियता होना, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि इसमें जो है शो किया गया है। तो ये कारण थे टाइप 2 का होने का। अब थोड़ा सा और इसमें टाइप 1 टाइप 2 में जो है हम काफ़ी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा इसका तुलनात्मक अध्ययन करें। यहाँ देखिए ये भी दिया है, टाइप 1 इधर है, टाइप 2 इधर है। टाइप 1 के कुछ ये है, टाइप 2 के इस साइड में शो किया गया, कुछ दोनों में कॉमन है, वो यहाँ इस डायग्राम में जो है उजला वाला वाइट वाला जो ये है इसमें शो किया गया है। कैन नॉट प्रिवेंट, और क्यों टाइप 1 हो गया तो प्रिवेंट नहीं कर सकता है, आपको केयर ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा, पूर्ण रूप से क्योर नहीं होगा, हमेशा मेडिकेशन लेना पड़ेगा, सर्वाइव करने के लिए बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। द बॉडी डज नॉट क्रिएट एनफ इंसुलिन, इंसुलिन चूँकि क्रिएट नहीं हो रहा है, इसके लिए कॉजेज आर अननोन बट जेनेटिक में प्ले ए रोल। अननोन एग्जैक्ट कारण नहीं पता होता, लेकिन जेनेटिक इसमें मेन रोल अदा करता है। रिक्वायर इंसुलिन इंजेक्शन, पूरे लाइफ इंसुलिन लेना पड़ेगा। इसमें है कैन बी प्रिवेंटेड, बिल्कुल प्रिवेंट किया जा सकता है थ्रू द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, चेंज करके काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। द बॉडी डज नॉट क्रिएट एनफ इंसुलिन और डेवलप इंसुलिन रेजिस्टेंट, एनफ इंसुलिन नहीं उत्पन्न हो रहा है, चाहे अगर इंसुलिन हो रहा है तो रेजिस्टेंट डेवलप कर गया है, तो ये कारण हो सकता है। काउजेज इंक्लूड, इसमें भी जेनेटिक, एज फैक्टर, इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, ये सब है जो कि हम अभी डिस्कस किए थे। रिक्वायर इंसुलिन एज नीडेड, इसमें भी बाहर से इंसुलिन दिया जा सकता है, और ये बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, लेकिन लाइफ स्टाइल चेंज करके और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक इसमें दिया जाता है। इंसुलिन भी दिया जा सकता है, अगर ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इंसुलिन भी दिया जाता है, लेकिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक इसमें दिया जाता है टाइप 2 में। वही चीज़ यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइप 1 टाइप 2 का जो डिफरेंट नाम है वो यहाँ। अब टाइप 1 में देखिए कम ही परसेंटेज होते हैं, इसका रेट 5 से 10%, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है ये टाइप 2 है, 90% जो ये शो किया गया टाइप 2। इंसुलिन प्रोडक्शन या तो बिल्कुल बताया जाता है बंद हो जाता है, या बहुत ही कम, नाम मात्र है, बहुत ही कम बंद। इसमें भी टू लिटिल, इंसुलिन प्रोडक्शन जो है कम हो सकता है, या टू इनइफेक्टिव, अगर हो रहा है तो प्रभावशील वो नहीं है, रेजिस्टेंस की वजह से चाहे अन्य कारण की वजह से वो प्रभावशील नहीं हो पा रहा है। तो ये है, ये जो है जनरली जो है यूजुअली 0 से लेकर 40 ईयर तक के टाइप 1 हो सकता है, और ये 40 प्लस में, ज़्यादा 40 प्लस में टाइप 2। ट्रीटमेंट जो है इसमें जो है डाइट प्लान, बिल्कुल डाइट प्लान तो महत्वपूर्ण है ही डायबिटीज़ में। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी होना ज़रूरी है, डेली फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। ब्लड शुगर चेक रेगुलर करते रहना चाहिए, और इसमें देखिए इंसुलिन इंजेक्शन बाहर से दिया ही जाता है। इसमें टाइप 2 में देखिए ये चारों चीज़ जो बताया गया है ये इसमें है ही कॉमन है, डाइट प्लान, एक्सरसाइज, ब्लड शुगर चेक, इंसुलिन इंजेक्शन। लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो कि इसमें नहीं दिया जा सकता है वो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नीडेड, बाहर से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं। तो ये चीज़ें जो है इसमें ये है। नेक्स्ट देखें, डायबिटीज़, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोग को इस चीज़ को। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक और एंटी डायबिटिक एजेंट, क्लासिफिकेशन। अब हम चलेंगे इस डायबिटीज़ जो हम डिटेल में अब तक पढ़ें, डायबिटीज़ मेलिटस। तो डायबिटीज़ मेलिटस के उपचार के लिए जो दवा दी जाती है वो कहा जाएगा एंटी डायबिटिक या हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या एंटी डायबिटिक एजेंट। इसका क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, इंसुलिन प्रिपरेशन आता है और दूसरा है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो अगर प्रश्न हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पूछा जाता है तब तो उसमें इंसुलिन प्रिपरेशन भी लिखना होगा और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में भी लिखना है, इसका भी क्लासिफिकेशन फर्दर है तो ये लिखना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट करके पूछा जाता है प्रश्न,
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो अगर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में पूछा जाता है तो केवल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का वर्णन करना होगा। यहाँ पर इंसुलिन प्रिपरेशन का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंसुलिन ओरली नहीं दिया जाता है, इंसुलिन पेरेंटली दिया जाता है, सबक्यूटेनियस। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ इंसुलिन के प्रिपरेशन, इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये इंसुलिन का इमेजिंग जो है, ये डायग्राम है, देखिए इस तरह का। और मुख्य चीज़ है, इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड है, 51 अमीनो एसिड होता है, 2 चेन में होता है, चेन ए और चेन बी शो किया गया है। चेन ए में 21 जो है अमीनो एसिड देखिए जुड़ा हुआ है, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड जो है देखिए जुड़ा हुआ रहता है। और चेन बी जो है लंबा होता है, चेन बी में जो है वो 30 अमीनो एसिड होते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो मुख्य है कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन और ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन टिश्यू में, सेल के अंदर, मस्कुलर सेल के अंदर विशेष रूप से जो है इसका यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है और इस तरह से एनर्जी क्रिएट होता है। और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है, तो ब्लड शुगर लेवल जो है कंट्रोल करता है इंसुलिन। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इट आल्सो रिड्यूसेस द ग्लूकोजेनोलिसिस, यानी जब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना है तो फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन को ये रोकेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन रिड्यूस करेगा इसको। तो ये नेक्स्ट। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म देखिए, प्रोटीन इट स्टिमुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन एक ग्रोथ के लिए, बॉडी रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। एमआरएनए सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और इस प्रकार से ग्रोथ होता है, सब स्टिमुलेट होता है। इट ऑल्सो इंक्रीज अमीनो एसिड अपटेक इन मसल, मसल में अमीनो एसिड का जो है अपटेक, जो ग्रहणशीलता को बढ़ाता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में एडिपोज टिश्यू होता है, तो एडिपोज टिश्यू में इंसुलिन के प्रभाव में फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है, ग्लिसरॉल सिंथेसिस होता है, ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन होता है। अगर जब ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन अगर हो रहा है तो फिर जो है इट रिड्यूसेस द ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन को रोकेगा, तभी डिपोजिशन संभव है। तो एक दूसरे से कोरिलेटेड चीज़ है। मिसलेनियस में याद रखना है, इट प्रिवेंट द कीटोन बॉडी फॉर्मेशन, कीटोन बॉडी को निर्माण नहीं होने देता है। इसलिए जब डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है, अनकंट्रोल होता है सही ढंग से, तो जो है यूरिन में कीटोन बॉडी आना प्रारंभ करता है। तो कीटोसिस कहा जाता है इस कंडीशन को, कीटोसिस। कीटोसिस ये इंडिकेशन है कि डायबिटीज जो है कंट्रोल नहीं है। तो ये है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंसुलिन सिक्रीशन। इंसुलिन को प्रभावित करने वाले फैक्टर, इसमें 2 प्रकार के फैक्टर होंगे। एक फैक्टर जो इंसुलिन सिक्रीशन को इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, एक जो है उनसे रोकेगा, बाधित करेगा इंसुलिन सिक्रीशन को। तो जो बढ़ाने वाला है, इनहेंस करने वाला है, वो ग्लूकोज इटसेल्फ, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कीटोन, ग्रोथ हार्मोन, जीएच का मतलब यहाँ ग्रोथ हार्मोन से है, सेक्रेटिन ये भी हार्मोन है, डाइजेस्टिव हार्मोन है, साइक्लिक एमपी, एस्ट्रोजन, वेगल स्टिमुलेशन, ये सब जो है सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। अब सिक्रीशन को बाधित जो करते हैं, रोकते हैं, वो एड्रेनलिन, चूंकि सिंपैथोमाइमेटिक होता है, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो इसका मतलब ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो इंसुलिन का प्रभाव जो है वो है। तो इंसुलिन हुआ, सेल्फ इंसुलिन भी, और स्टारवेशन, जब आप कुछ डाइट नहीं लेते हैं तो स्टारवेशन की कंडीशन में भी जो है ये इंसुलिन सिक्रीशन इनहिबिट होता है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस। स्वाभाविक रेजिस्टेंस का जो मुख्य कारण है वो बताया गया कि ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन एंटीबॉडी, अगर इंसुलिन एंटीबॉडी बन गया तो रेजिस्टेंट डेवलप करेगा, और अगर रेजिस्टेंट डेवलप कर गया तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए जो है या तो टाइप ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन को चेंज करके देखा जा सकता है, या नहीं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, तो जब इम्यूनोसप्रेसिव देंगे तो एंटीबॉडी का जो निर्माण को रोकेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ड्रॉबैक जो है
कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ है कि इट्सन कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, इसलिए प्रैक्टिकली जो है इसे देना संभव नहीं हो पाता है डायबिटीज पेशेंट में। थेरापेटिक यूज इंसुलिन प्रिपरेशन का रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब होता है कि जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं निकल रहा है, चाहे अपर्याप्त मात्रा में निकल रहा है, तो बाहर से देना रिप्लेसमेंट थेरेपी कहलाता है। डायबिटिक कोमा, डायबिटीज की वजह से अगर कोमा की स्थिति हो गया, डायबिटिक कोमा। सर्जरी, अगर किसी भी अंग का सर्जरी, डायबिटीज पेशेंट का किसी भी अंग का सर्जरी अगर होना है, छोटा हो बड़ा हो, तो उसमें सर्जरी के पहले जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना आवश्यक होता है। अगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा तो सर्जरी संभव नहीं हो पाता। तो सर्जरी ट्रीटमेंट डायबिटीज ये है। और बता रहे थे कीटोसिस कंडीशन, कीटोन बॉडी की यूरिन में आ रहा है, तो इसका मतलब है ब्लड शुगर लेवल काफ़ी अकंट्रोल है। तो ये कंडीशन में एडवर्स इफेक्ट इसका क्या हो सकता है? एलर्जिक रिएक्शन, हाइपोग्लाइसेमिया, नर्वस डिसऑर्डर, अगर बहुत ही तेज़ी से एडमिनिस्टर किया जाए तो फैट एट्रोफी, ओबेसिटी, ये सब इसका जो है यह है। अब है इंसुलिन प्रिपरेशन। इंसुलिन प्रिपरेशन ये है शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग में क्रिस्टलाइन सॉल्युबल इंसुलिन है जिससे 5 से 8 घंटे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। इंसुलिन जिंक सस्पेंशन है, 12 से 16 घंटे इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन जिसमें 24 से 30 घंटे हैं। इसी में है आइसोफेन इंसुलिन सस्पेंशन, वो 24 से 30 इसका भी है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में प्रोटामिन जिंक सस्पेंशन 34 से 36 घंटे। एक लेटेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया है, ह्यूमलिन कहा जाता है। तो इसमें जो है डीएनए रिकॉम्बिनांट टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डायबिटीज। थैंक यू वेरी मच।